तो हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं विस्कोसिटी की। तो पहले हम समझते हैं कि विस्कोसिटी हुई क्या आखिर है। तो बच्चों हम लोग फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी है। फ्लूइड जिसको बोलते हैं, जिनको बोलेंगे फ्लूइड, विस्टैंड फ्लो, विस्टैंड फ्लो, जो बह सकते हैं, जिनमें बहने का गुण होता है। ये गुण किन किन में होता है बच्चों? सर लिक्विड्स और गैसेस। वेरी गुड। तो हमारे पास ये लिक्विड्स में भी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होगी और गैसेज में भी। लेकिन हमारा जो फोकस होगा इस चैप्टर में वो लिक्विड पर होगा। हम अभी गैसेस के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा गैसेज सिस्टम को ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। तो अभी ज़्यादातर हमारा ध्यान लिक्विड में होगा। अब लिक्विड में भी हमारे लिए सबसे इजी लिक्विड जो होता है हमारे आसपास वो पानी है। वैसे हम और लिक्विड्स के बारे में भी फिर बातचीत धीरे धीरे करेंगे। तो होता क्या है बच्चों, जब कोई लिक्विड, ये सरफेस है जमीन पर और इसमें हमने पानी बह रहा है मान लेते हैं, ऐसी सिचुएशन है। तो लिक्विड को लेयर के तौर पर मानिए आप कि बहुत सारे लेयर हैं, लिक्विड लेयर हैं बहुत सारी, और दो लेयर के बीच रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स है वो विस्कस फोर्स कहते हैं उसे। तो आप कहेंगे यही तो सॉलिड स्ट्रक्चर में जब बातचीत होती थी तो फ्रिक्शन के नाम से बोलते थे, और यहां पर आप उसे विस्कस फोर्स कह रहे हैं। तो इसी से हमारा विस्कोसिटी या फोर्स ऑफ विस्कोसिटी भी आएगा। तो विस्कोसिटी क्या है? एक ऐसा फोर्स जो किसी लिक्विड की डिफरेंट लेयर के बीच रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। तो बच्चों होता क्या है, अगर मैं कोई, मान लेते हैं नहर में पानी बह रहा है या पाइप में पानी बहता है, आप ऐसा समझिए, या फिर आप ऐसा समझिए कि कोई झील में पानी है, ये झील का तला है, इसको हम झील का बेड कहते हैं। बीईडी, बेड माने बिस्तर जैसा नीचे, और पानी ऊपर है, झील शांत है, झील में ये नाव है, मान लेते हैं ये नाव है। नाव की जो स्पीड है मान लेते हैं v है। पानी शांत है मतलब पानी रुका हुआ है। तो होगा ये बच्चों कि नाव का जो तला है जो पानी के साथ टच में है वो भी v स्पीड से ही चलेगा इसके साथ। नाव उसको भी अपने साथ ड्रैग करेगी, लेकिन इस लेयर के ठीक नीचे वाली लेयर इसका अपोज करेगी थोड़ा सा, तो उसकी स्पीड इससे थोड़ा कम होगी। उसके नीचे वाली उसको भी अपोज करेगी तो उसकी स्पीड और भी कम होगी, नीचे और भी कम होगी। इस तरह से चलते चलते लास्ट में यहाँ पर की लेयर रुकी हुई होगी। तो इस तरह से जब बोट अगर एक झील में चल रही होती है तो सबसे नीचे वाली जो सरफेस है वो झील के तल के साथ कांटेक्ट में है तो रेस्ट में है। ऊपर को स्पीड थोड़ा 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 करके धीरे धीरे बढ़ी, और जो लेयर के कांटेक्ट में बोट के साथ है उसकी स्पीड वही है जो बोट की स्पीड है। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा, विस्कस मतलब गाढ़ापन, इसे समझिएगा, तो आप मानेंगे कि दो लेयर के बीच ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा तो रिलेटिव मोशन का अपोजिशन बहुत ज्यादा होगा, और विस्कोसिटी अगर कम है तो रिलेटिव मोशन का अपोजिशन कम होगा। तो कहीं ना कहीं हम लिक्विड के फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। लिक्विड लेयर जो है आपस में वो भी एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगाती है, ये समझाने की कोशिश है। लेकिन सॉलिड में जब आप पढ़ते हैं और फ्रिक्शन पढ़ते हैं उसमें और विस्कोसिटी में एक अंतर है। वो क्या अंतर है मैं थोड़ा सा बता दूं बच्चों। कभी वाइवा में किसी एग्जामिनर ने आपसे पूछा, मान लेते हैं मेरे पास ये लकड़ी का कोई ब्लॉक है,
अगर इसका मास m है तो इसका वेट mg नीचे को लगेगा, और अगर मैं इसको F फोर्स से खींच रहा हूँ तो इसका नॉर्मल रिएक्शन देखिए कितना है, सपोज ये n है, तो ये इधर को कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता था, याद है आप लोगों को? म्यू इंटू एन, यस सर। यही होता था। अब ये जो ब्लॉक है, अगर कोई कहे कि ये ब्लॉक है, ईंट का टुकड़ा है, मान लो इसको ऐसे रखा जाए, इस बार वेट वही है mg, ये F फोर्स से ही खींचा जाए और ये नॉर्मल रिएक्शन अभी भी वही होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स भी वही होगा या नहीं? फ्रिक्शनल फोर्स में बच्चों जो ईंट है इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो वर्टिकली खड़ा रखा गया है या तिरछा रखा गया है, वो उसका वेट होना चाहिए, सरफेस एरिया से मतलब नहीं है ना। नो सर। फ्रिक्शन में सरफेस एरिया से मतलब नहीं है, लेकिन विस्कोसिटी में सरफेस एरिया बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप दोनों में समानता की बात करेंगे तो आप दोनों में समानता ये बताएंगे कि एक तरह से रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला फोर्स। प्लीज याद रखिए, फ्रिक्शन की डेफिनेशन में भी आप रिलेटिव मोशन का अपोजिशन करने वाला फोर्स बोलेंगे, मोशन को अपोज करने वाला नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला। और यही आप लिक्विड लेयर्स के बीच भी बात करेंगे। तो ये तो हो गई समानता, अंतर क्या हो गया, कोई बताना चाहेंगे? अरे दोनों में अंतर क्या है, कोई बताना चाहोगे? कार्तिकेय नहीं है? सर नहीं पता। अभी आप क्लास में नहीं थे क्या? सर था मैं। तो बेटा कहाँ, कहीं ध्यान और था क्या? मानवेंद्र, हेलो, योजिता, यस सर। दोनों में क्या अंतर है? चलिए सर कोई बात सरफेस नहीं। एरिया। योगिता आप थी अभी, यस सर। तो मैंने इतने सरल शब्दों में समझाया बेटा, आप अगर ध्यान से सुन रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए। हाँ यार, करते थे। सर फ्रिक्शन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। अच्छा, करता है या नहीं करता है? नहीं करता सर। और विस्कोसिटी करेगा। ओके सर। विस्कोसिटी के कंसेप्ट में सरफेस एरिया पे डिपेंडेंस आएगी, कैसे आएगी, कितनी आएगी, हम अभी कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूलों से। अभी तो मैं बेसिक कंसेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ कि लिक्विड लेयर्स को आप अलग अलग लेयर सोचिएगा काल्पनिक, और उन लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन को अपोज करने की टेंडेंसी जो है, दैट इज दैट टेंडेंसी इज विस्कोसिटी। क्या मैं इतना समझा पाया आप लोगों को? यस सर। चलिए ठीक है, तो हम एक दो डेफिनेशन यहाँ से लिख लेते हैं अब, इन बातों को समझ में आ गया तो। और विस्कोसिटी में ये समझ में आया होगा बच्चों, ये तो अंतर था फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में। अच्छा, गैस की विस्कोसिटी और लिक्विड की विस्कोसिटी में एक जगह अंतर आएगा। लिक्विड नॉर्मली अगर आप गर्म करते हैं तो आप मानेंगे कि उसके जो विस्कस गाढ़ापन है वो कम हो जाएगा, थोड़ा तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, मतलब डिफरेंट लेयर के बीच जो फोर्स लगता है वो थोड़ा कम हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। और टेम्परेचर घटेगा तो गाढ़ापन बढ़ता है, मतलब गाढ़ापन क्या है, मतलब लेयर्स के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब। तो आप शहद और पानी का अंतर समझिएगा, या शहद गर्मियों में और शहद जाड़ों में अंतर समझ रहे हैं आप लोग? गर्मियों में कैसा यस हो जाएगा शहद?
सर वो फ्रीली फ्लो करने लगा थोड़ा ज़्यादा। हाँ, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर। तो लिक्विड में नॉर्मली बच्चों ग्लिसरीन के साथ भी ऐसा होता है, कैस्टर ऑयल के साथ ऐसा होता है। लिक्विड में जो भी चीजें हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, वैसे तो दुनिया में हर चीज तीनों फेज में मिलती है कहते हैं हम लोग, लेकिन अभी हम लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं। तो हमें ये समझ में आया, हमारी जितनी आज तक की समझ है वो ये बताती है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। गैसियस स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा अलग है, वहां बढ़ जाती है विस्कोसिटी। उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी मैंने जितनी चीजें आपको समझाई, मुझे लगता है अब इनको एक एक करके थोड़ा सा दो चार डेफिनेशन लिखते हैं ताकि आपको याद रहे। तो विस्कोसिटी क्या है ये समझ में आ गया है? यस सर। अच्छा, तो बच्चों दो लेयर का मामला है बस। अगर आप केवल दो लेयर मान लें तो दो लेयर में ऐसा होता है कि अगर ये मूव इधर को कर रही है मान लो, तो फिर इस पर फोर्स उल्टा लगेगा, पीछे को नीचे वाली लेयर लगाएगी ताकि ये इसका मोशन कम हो। और ये ऊपर वाली लेयर क्योंकि ये चल रही है तो ये नीचे वाली लेयर को भी चलाना चाहेगी, वो रुकी हुई है ना, उसको अपोज करना है। तो इस तरह की खींचातानी एक आपस में लगी। तो ये जो फोर्स लगता है विस्कस फोर्स, बेसिकली आपको लग रहा है ये टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंट समझते हैं? ये कर्व है यस। तो इस पर टेंजेंट ये हुआ ना। यस सर। हाँ, टेंजेंशियल फोर्स है या नॉर्मल फोर्स है विस्कस फोर्स? सर टैंजेंशियल। टेंजेंशियल फोर्स है। दोनों सरफेस के बीच आपस में कैसा लगेगा आप मन में सोचिएगा। दो पतली लेयर आप काल्पनिक तौर पर सोच सकते हैं, और उनके बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी एक दूसरे के टेंजेंट से होगा, टच करते हुए लगेगा। क्लियर है? लिखिए प्लीज, यस। कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि आपके नोट्स में भी रहें। इसको when a layer of fluid slips or tends to slip, या तो स्लिप कर रही है एक लेयर दूसरे के ऊपर, या टेंड्स टू स्लिप मतलब कोशिश कर रही है स्लिप होने की ऑन अनदर लेयर in contact, the two layers adjust tangential force on each other. Tangential force on each other. तो और ये टेंजेंशियल तो होगा, टेंजेंशियल में डायरेक्शन कहाँ को होगी ताकि रिलेटिव मोशन को अपोज किया जा सके, डायरेक्शन ऐसी होगी। तो यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं हम डायरेक्शन की बात भी। मैं एससी वर्मा सर को ही फॉलो कर रहा हूँ, अधिकतर उन्हीं की चीजें लिख रहे हैं हम लोग। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए द डायरेक्शन आर such that the relative motion such that the relative motion between the layers are opposed। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, नई लाइन से लिख लेते हैं इस बात को।
this property of a fluid, कौन सी प्रॉपर्टी? टू अपोज, जिसको अपोज करना है। Sir, relative motion between layers. हाँ, टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। Between the layers is called क्या? So viscosity. Called the viscosity। तो बच्चों ये है विस्कोसिटी क्या हुई। मेरे ख्याल से विस्कोसिटी क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। दो डिफरेंट लेयर के बीच लगने वाला फोर्स, दो वो दोनों लेयर एडजेसेंट भी होंगी एक दूसरे से सटी भी, जो कांटेक्ट में लेयर है उन्हीं की बात हो रही है। ये कोई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फोर्स की तरह नहीं है कि मतलब बहुत दूर है तब भी लग जाए। दो सरफेस जब कांटेक्ट में है, कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। और ये तो कंसेप्ट है विस्कोसिटी का, और जो फोर्स लगा होता है उसको कहेंगे फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। तो ये भी लिख लो भाई नई लाइन से, इसी में डेफिनेशन में, द फोर्सेज बिटवीन द लेयर्स, द फोर्सेज बिटवीन द लेयर्स opposing relative motion opposing relative motion between them are known as forces of viscosity। ठीक है। तो अब मैं इसमें कुछ चीजें निकालना चाहूंगा आपको कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, तो उसको हम पढ़ते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट समझाता हूं मैं आपको, हेडिंग डालिएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मैंने आपको अभी जो उदाहरण बताया वही एक बार फिर बना देता हूँ। मान लेते हैं ये जो झील है उसका बेड है और ये बोट है इसके ऊपर। मैं वही दोबारा बना देता हूँ। तो बोट पानी में ऐसे होगी, थोड़ा सा हिस्सा पानी में हल्का डूबा रहेगा। ये पानी का लेवल है, इसमें एक बोट है, ठीक है। और नीचे ऑब्वियस है पानी होगा, लेकिन बोट की जो भी स्पीड होगी, ये मान के चलिए वही स्पीड में ये पानी भी चलेगा, उससे कम स्पीड होगी, ऐसा ही कुछ। एक ही लेवल से बनाइएगा ये ऐसे छोटा, तो ये महसूस कराने के लिए ठीक हो जाता है कि अच्छा हाँ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. झील काफी गहरी मान लो और झील में सबसे नीचे वाली का वेलोसिटी जीरो होगी। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ऊपर कोई जेड एक्सिस मान लेते हैं। देखो मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो दूरी है ये दूरी जेड है, और जेड हाइट पर जो लेयर है उसकी वेलोसिटी वी लिख रहा हूं मैं, जरा देखिएगा हाँ मैं कहां पर लिख रहा हूँ वी, एक बार देख लेना। और तो उससे ऊपर वाली जो लेयर है, ये जो डिफरेंस है यहाँ पर, मान लेते हैं ये डिफरेंस dz है, और यहाँ पर वेलोसिटी v प्लस dv है। ये बात समझ में आ रही है भाई? वेलोसिटी ऊपर को बढ़ते जा रही है ना,
यस सर। तो सी बेड है या लेक बेड है, जो सबसे नीचे लोएस्ट बेड है, वहां से जेड हाइट पर आपकी जो वेलोसिटी थी वो वी है, और थोड़ा ऊपर अगली पर डीजेड हाइट पर वेलोसिटी वी प्लस डीवी है। क्लियर है इतना? यस सर। अच्छा, क्या आप लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और जो वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं? यस सर। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं आप बेसिकली। ये समझ में आया? यस सर। तो बच्चों जब डीवी अपॉन डीजेड करेंगे ना, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। किसको? सर डीवी अपॉन डी जेड। हाँ, तो अब मैं उसको पूरा कहानी भी लिखा दूंगा उसकी, थ्योरी जैसी जो दो चार लाइन होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मोटे तौर पर समझ में आया होगा कि डिफरेंट लेयर हैं। तो भाई, डीजेड दूरी जाने में डीवी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो यूनिट दूरी ऊपर उठने में कितनी वेलोसिटी में चेंज आएगा? तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर। दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप लोग ग्रेडियंट के बारे में वहां भी समझिएगा, डीवाई अपॉन डी एक्स भी ग्रेडियंट ही होता है ज्योमेट्री में। तो डीवाई और डी एक्स भी तो आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो यार ऐसे ही समझ लो भाई, डीवी अपॉन डीजेड। क्या इतना क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, चलो फिर अब हम इसको थोड़ा नोट भी कर लेते हैं। हिस्ट्री जो डायग्राम बनाया है इसको लिखना भी है। लिखिए, सपोज अ बोट मूव्स, सपोज अ बोट मूव स्लोली ऑन द वाटर, इन द ऑन द calm वाटर लिख देता हूं मैं, ऑफ अ लेक। तो क्या होगा? जो बोट के साथ लेयर होगी वो बोट की स्पीड से चलेगी, यस सर। और जो बेड के साथ कांटेक्ट में होगी वो रेस्ट में होगी ना। यस सर। तो इसको लिख लेते हैं बच्चों, द वाटर इन कांटेक्ट, द वाटर इन कांटेक्ट with the boat is dragged with it, whereas the water in contact with the, in contact, किससे साथ सबसे नीचे, with the bed of the lake remains at rest। ये लाइन समझ में आया? यस सर। मतलब ये बहुत सामान्य सी बातें हैं, अगर आप समझते हैं तो। रिमेन्स एट रेस्ट में कांस्टेंट लिखने लग गया था, मैथ्स से याद आ गई। तो फिर इससे क्या होगा कि अलग अलग लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होगी ना फिर। सो द वेलोसिटी, सो द लगाने की जरूरत नहीं, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स आर डिफरेंट। ठीक हो गया, ये तो हुआ कंसेप्ट। अब मैं नई लाइन से नीचे लिख रहा हूं जो मैंने आपको डायग्राम बना रखा है। मान लेते हैं v वेलोसिटी जेड हाइट पर है, लेट v विद द वेलोसिटी
of the layer at a distance z कहाँ से है z? Sir, from the bed. और फिर उससे ऊपर वाली लेयर एंड v प्लस डी वी विद वेलोसिटी at a distance z प्लस डी जेड। तो dv वेलोसिटी में चेंज आया जब dz हाइट पर आप चढ़े हैं ना। Yes, sir. तो ये dj dv अपॉन dz ही वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। इसको नई लाइन से लिख देते हैं। 10 the velocity differs by velocity differs by कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में? dv कब? इन गोइंग थ्रू अ डिस्टेंस dz। तो dz दूरी जाने में dv चेंज हो गया है। dz अब ब्रैकेट में हम ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू dv। ये जो dz दूरी गई है dv के क्या होना चाहिए? Sir, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। perpendicular. तो फिर dv अपॉन dz इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो क्वांटिटी ये भी लिख लीजिए। देन वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू dv अपॉन dz चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। एक्चुअली इस चैप्टर में जो हमारे डेरिवेशन है बच्चों, वो फ्लूइड के बारे में आपकी नॉलेज कम है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाने की वजह से हम यहाँ पर जो भी डेरिवेशन करते हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस से करेंगे। दोनों साइड के डायमेंशन बराबर हो गए तो फॉर्मूला जस्टिफाइड है। हम ये लॉजिक लगाते हैं यहाँ अधिकतर चीजों पे। इसी तरह से हम डेरिवेशन करेंगे। तो अब हेडिंग डालिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे बात करते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो बताइएगा। हाँ, कोई चीज ना आ रही हो। मानवेंद्र आप क्लास में हैं? नहीं है सर। अरे अच्छा, तो अब हम इस कंसेप्ट को हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है कि विस्कस फोर्स जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उस पर ज्यादा लगेगा। मतलब लेयर के मान लेते हैं, ऐसे समझिएगा लिक्विड लेयर का एक पीस इतना बड़ा लिया आपने, एक इतना बड़ा लिया है। तो दो लेयर है, मान लो दोनों में दो दो लेयर है। तो आपस में जो एक दूसरे पे फोर्स लगेगा विस्कस फोर्स, वो ज्यादा बड़ी लेयर में होगा, बड़े साइज में या छोटे में आपस में जो लगेगा दोनों के बीच? सर, बड़े साइज में। बड़े में ना ज्यादा लगेगा वो। तो बच्चों ये एक ऑब्जर्व किया गया है जो फ्रिक्शन में नहीं था ना। मैंने कहा सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन ये एक अलग चीज है। तो हम क्या करते हैं कि जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है
वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा पड़ता है बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। तो हम दोनों को मिला देंगे फिर, तो एक फॉर्मूला बनेगा, लिखिए। द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी द फोर्स ऑफ viscosity between two layers is proportional to the velocity gradient। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ऑब्जर्व किए गए हैं। टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड एरिया ऑफ द लेयर। सो F proportional to dV upon dz एंड F proportional to एरिया को A ले देते हैं। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? F proportional to A टाइम्स dV अपॉन dz। तो F इक्वल टू जब लगाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेगा। यस सर। तो बच्चों जरा देखिए, मैंने जो बना रखा है सिंबल, इसको ईटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईटा। हाँ, थोड़ा लंबा बनेगा दूसरा, और ये माइनस साइन के साथ होगा। ऐसा क्यों होता होगा? माइनस क्यों? अरे भाई, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मोशन को अपोज करने वाला फोर्स होगा ना ये। यस सर। हम्म। लिख लेते हैं, माइनस क्यों लिया है ये भी लिख लेंगे। ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे लिख लीजिए आप, मैंने लिख रहा हूं। ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा फिजिक्स में हम लोग, मैथमेटिक्स में जनरली इस चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसमें माइनस साइन क्यों लगाया कहेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं चाहे तो? So because this force opposes the relative motion. बिल्कुल, तो आप ऐसा चाहें तो लिख सकते हैं। तो बच्चों, इन सब चीजों के बारे में जिस आदमी ने सबसे पहले स्टडी किया था ये चीजें, विस्कोसिटी पे और SI यूनिट पे, जिसका सबसे शुरुआती काम है, वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उनका नाम है पॉइसुली। क्या है? POISEUILLE, पॉइसुली। तो उनके नाम पर ही विस्कोसिटी ही यूनिट है, इसको पॉइस कहते हैं। POISE SI यूनिट के लिए। तो ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, क्लियर हो गया ना? Yes sir. तो अगर आप इसकी एफ की यूनिट पता है सबको, वेलोस ए की यूनिट, एरिया की यूनिट भी एल स्क्वायर होगा। डीवी अपॉन डीजेड है, तो ऊपर डीवी का मतलब वेलोसिटी हुई, और डीजेड दूरी है,
तो ऊपर वेलोसिटी और नीचे डिस्टेंस के डायमेंशन अगर आप लगाएंगे तो ईटा के डायमेंशन आपको मिल जाएंगे। तो लिखिए नीचे, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, क्या मिलेगी? बताना चाहेंगे? सर। न्यूटन सेकेंड मीटर माइनस टू, ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, यही मिल रहा होगा आप। यस। इसको लिखिए, इन कॉमन यूज इट इज कॉल्ड अ पॉइस। तो यहां से आपको पॉइस पॉइसुली के नाम पर है बच्चों। तो कभी भी अगर वन पॉइस, POISE में, ये छोटा है, पी स्मॉल पी है, तो इसका मतलब होता है बच्चों 0.1 न्यूटन सेंटीमीटर सेकेंड मीटर माइनस टू, मतलब 1/10। तो या 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर करें तो 10 पॉइज हो जाएगा उधर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना उधर। तो ये दोनों में रिलेशन है। और ये बात लिख लीजिएगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो स्ट्रांगली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। किस तरह से डिपेंडेंट है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, समझ में आया था आप लोगों को? कि लिक्विड यस के, सर। हाँ, आप लोग लिक्विड के मामले में समझे पर्याप्त है। चलो, अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़े। यस सर। तो नेक्स्ट हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइसुली फॉर्मूला। अब पॉइसुली फॉर्मूला किस पर है, कई लोग इसको ब्रैकेट में ऐसे भी याद करते हैं, जो बहुत पतली ट्यूब होती है ना, नैरो ट्यूब, जैसे आप इंजेक्शन लगता है ना आप लोगों को। यस सर। हाँ, तो नैरो ट्यूब में जो फ्लूइड मोशन होता है उसकी स्टडी है। फ्लूइड की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, तो आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं, फ्लो थ्रू अ नैरो ट्यूब, फ्लो थ्रू अ नैरो ट्यूब। आप स्ट्रॉ को भी सोच सकते हैं, जूस पीते हैं ना बच्चों, पानी पीने के लिए भी बच्चे कई बार वैसे ही यूज कर लेते हैं, छोटे बच्चे। तो स्ट्रॉ समझते हैं ना, वो भी तो नैरो ट्यूब हुई। यस सर। हाँ, तो उसमें किस तरह का एक्सप्रेशन आता है वेलोसिटी का, ये बताने की कोशिश है। अच्छा, फिर भी अगर नैरो भी अगर आप मानते हैं, मैं थोड़ा सा डायग्राम ये बनाऊंगा जानबूझ के, आप कहेंगे सर ये नैरो कहाँ है, तो मैं कहूंगा कि ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। माइक्रोस्कोप में तो बड़ा ही दिखेगा ना भाई। यस सर। तो यार ये बताओ, ट्यूब में अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो ज्यादा वेलोसिटी फ्लूइड की सेंटर से होगी या बाउंड्री के पास जो लेयर होंगी उनकी ज्यादा वेलोसिटी होगी, सोचो। सर सेंटर से ज्यादा होगी। जो बिल्कुल लेयर से चिपटते हुए लेयर होंगी, सोचो पाइप में, वो तो काफी कम स्पीड में चल रहे होंगे, और जो बाउंड्री से दूर होते जाएंगे, सेंटर की ओर आते जाएंगे, उनकी स्पीड ज्यादा हो। तो फ्लूइड मोशन कैसा होता है एक्चुअल में, समझ में आया? यस सर। पाइप में बच्चों जो फ्लूइड एक्चुअल मोशन होता है, वो लगभग ऐसा होता है, मैं आपको आपके अनुभव के लिए बता रहा हूँ, ये इस तरह से चलता है फ्लूइड, ऐसे सोचिएगा 3D स्ट्रक्चर।
ऐसा, ये हिस्सा आगे तेज चलता है, बाकी हिस्से कम होते हैं। ये और ये 2D पिक्चर है, 3D पिक्चर समझिएगा आप, पाइप में सोचिएगा ऐसा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? Yes, sir. तो पॉइसुली ने इसके लिए एक एक्सप्रेशन निकाला था, और वो हम डायमेंशनली निकालेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस से। तो मैं चार लाइन ये बता दूं पहले कि भाई, हम जब फ्लूइड बहेगा तो किनारे की जो होंगी उनकी स्पीड कम होगी, जो सेंटर की ओर होंगी उनकी स्पीड ज्यादा होगी थोड़ा। देखिए, सपोज अ फ्लूइड फ्लोज through a narrow tube in steady flow। बच्चों, स्टेडी फ्लो का मतलब एक समान, एक जैसा शांत, एक टर्बुलेंट फ्लो भी आएगा बाद में। जैसे जब बरसाती नदियां होती हैं कैसा हो जाता है, मतलब क्या आप उसमें पाथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी पार्टिकल का, No, लहर sir. में? लेकिन स्टेडी फ्लो में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो पहला पार्टिकल जिस पाथ से गया, नदी शांत है, जैसे आपने तीन चार फूल तोड़े और आप नदी के किनारे बैठे हैं, आपने एक फूल, एक छोटा सा हिस्सा फूल का पानी में डाला, तो आपने गौर किया कि ये किस पाथ को फॉलो किया। थोड़ी देर के बाद आपने दूसरा फूल डाला पानी में वहीं पर, तो अगर वो फ्लो स्टेडी है तो वो दूसरा भी वही पाथ फॉलो करना चाहिए। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद छोटे छोटे पत्ते या छोटे छोटे फूल डालते रहिए, आप गौर करेंगे स्टेडी फ्लो में सब एक के पीछे एक ही पाथ फॉलो कर रहे होंगे। क्या मैं अब समझा पाया स्टेडी फ्लो कैसा होता होगा? Yes, sir. ठीक है ना? हम स्टेडी फ्लो पे ही काम करते हैं ज्यादातर यहाँ। अगर टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंस का मतलब ही समझिएगा कि, तो दिक्कत आती है कि उसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि जैसा पहले पार्टिकल का पाथ रहा हो दूसरे का पाथ भी वही रहेगा। तो फ्लूइड कब टर्बुलेंट होता है, कब स्टेडी होता है, इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर तब आ पाएगा वो नंबर, रिनॉल्ड्स नंबर पढ़ाऊंगा आपको, जिससे तय होगा। लेकिन अभी मैं टर्बुलेंस पे नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ स्टेडी फ्लो का मतलब समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ व्यावहारिक तौर पर। हाँ सर। अच्छा, चलो ठीक है, फिर अगर आ गया है तो हम शुरू करते हैं। तो फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ नैरो ट्यूब इन स्टेडी फ्लो कह रहा हूं मैं। तो विस्कोसिटी की वजह से जो बाउंड्री की लेयर होंगी वो थोड़ा स्लो हो जाएंगी, और जो सेंटर की है वो थोड़ा तेज हो जाएंगी। क्लियर है ना? तो मैं सीधे लिखा देता हूँ, देखिए, ड्यू टू विस्कोसिटी the layer in contact with the wall of the tube remains at rest, and the layers away from the wall move fast। तो ये मैंने आपको समझाया कि हाँ,
तो पॉइसोली साहब ने इसके लिए निकाला कि भाई किस रेट से फ्लो हो रहा है, और इसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस की जरूरत है, तो हम उसी पे बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं ट्यूब की जो रेडियस है वो आर मान लेते हैं, जो लंबाई है एल मान लेते हैं भाई। यहाँ पर जो ये है ये एल लंबाई है इस ट्यूब की, और जो रेडियस है वो आर है। ये हो गया, ये आर तो दिख ही नहीं रहा यार, अब बना लेना है कि आर है, लेंथ एल है। ठीक है। Yes. तो प्रेशर डिफरेंस भाई, एक तरफ फ्लूइड प्रेशर मान लो, एक तरफ एक एंड पे P1 है, एक तरफ P2 है, डिफरेंस P1 माइनस P2, उसे हम P नाम दे देंगे। प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है बच्चों। कोई भी करंट हो, करंट के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंस चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, ऐसा सुना है या नहीं? Yes, sir. मतलब बिजली अगर तब फ्लो होगी जब क्या होगा? सर एक तरफ पोटेंशियल कम होगा दूसरी तरफ से। बिल्कुल, पोटेंशियल डिफरेंस तभी हुआ। डिफरेंस का मतलब अंतर तब होगा जब एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा हो। अच्छा बच्चों, थर्मल करंट, थर्मल करंट मतलब थर्मल एनर्जी फ्लो होती है, तो वहां टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है, यानी थर्मल करंट Yes, sir. हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। और तीसरा हमारा होता है मैकेनिकल करंट। ये पानी का बहना मैकेनिकल करंट ही है, हवा का बहना भी मैकेनिकल करंट है। यहां पर प्रेशर डिफरेंस चाहिए, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर फ्लो होता है। तीनों में काफी सिमिलरिटी है और चीजें आसान हो जाती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैकेनिकल करंट के लिए आपको क्या चाहिए? प्रेशर डिफरेंस। क्या चाहिए? सर प्रेशर प्रेशर डिफरेंस। डिफरेंस। थर्मल करंट के लिए सर टेम्परेचर डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए सर पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जैक्टली। तो चीजें आसान हो जाती हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो प्रेशर जैसे वहां V1 और V2 ही जो आप V मान लेते हो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली, ऐसे यहाँ P1 P2 ना लेके प्रेशर डिफरेंस को P नाम दे देंगे। तो नई लाइन से लिखते हैं अब यार इस पे। सपोज अ फ्लूइड इज मूव, देखिए, सपोज अ फ्लूइड having coefficient of viscosity eta, coefficient of विस्कोसिटी ईटा, और इसकी डेंसिटी को मान लो लिक्विड ही रो, डेंसिटी रो इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलिंड्रिकल ट्यूब बना रखी है मैंने, अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। ये लेट P be the capital P, let P be the pressure difference, pressure difference at the two ends, at the टू एंड्स। इन दो एंड्स पर जो प्रेशर का डिफरेंस है, जो अंतर है, वो हमने मान लिया है P मान लिया है। तो यहां पर एक बच्चों प्रेशर ग्रेडियंट भी एक शब्द आएगा, तो नई लाइन से लिख लीजिए। हियर प्रेशर ग्रेडियंट इज कंसिडर्ड P अपॉन L।
प्रेशर ग्रेडियंट इसको कहते हैं। प्रेशर पर यूनिट लेंथ हो गया फिर Yes, sir. प्रेशर ग्रेडियंट। पी कैपिटल है और लेंथ है एल स्मॉल ले रखा हमने इसमें। ठीक हो गया। मान लेते हैं कैपिटल वी मान लेते हैं। कैपिटल वी आप मान लीजिए तो टी टाइम में टोटल जो वॉल्यूम है जो फ्लो हो रहा है वो हम मान लेते हैं। लिख लीजिएगा लेट कैपिटल वी विद वॉल्यूम flowing in time v flowing in time t, then by dimensional analysis और डायमेंशन में हम ये करते हैं कि ये चीज इन पे डिपेंड करती है तो उनकी पावर एबीसीडी मान लेते हैं फिर उनको निकालते हैं। याद है आपको दोनों साइड की डायमेंशन बराबर करके। Yes, sir. तो हम गेस कर रहे हैं एस सी वर्मा सर का ही कहना है कि हम गेस कर रहे हैं कि ये वी अपॉन टी यूनिट टाइम में जो फ्लो है वी कैपिटल है। हाँ ध्यान रखिएगा मान लो के टाइम्स पी अपॉन एल की पावर को मान लेते हैं ए। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी पावर बी। तीसरा रेडियस उसकी पावर सी। एल क्योंकि पी अपॉन एल के साथ ही आ गया है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस उसका अपना कोई डायमेंशन नहीं है। तो प्रेशर पी पी जो है प्रेशर है उसके डायमेंशन आपको मालूम है। ईटा के डायमेंशन मालूम है। रेडियस और लेंथ दोनों का डायमेंशन तो सेम ही होगा। लेफ्ट साइड में कैपिटल वी वॉल्यूम है उसका डायमेंशन मालूम है। टी का डायमेंशन मालूम है। क्लियर है सबको। तो डायमेंशन बराबर करके क्या आप एबीसी बता सकते हैं मुझे। Yes, sir. करिए तो निकालिए डायमेंशन बराबर करिए। तो बुक वाला कह रहा है कि ए 1 है बी -1 है और सी 4 है। तो आप लोग चेक करिए। 1 मिनट मैं म्यूट कर रहा हूं। आप लोग बताइए कि ये सच है या नहीं। चलिए इसे बाद में करते रहिएगा। इसे नोट कर लीजिए। अभी तो मेरे ख्याल से इतना तो आता ही है अब आप लोगों को डायमेंशनली। तो यहां से बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा आपको। क्या बनेगा। कैपिटल वी अपॉन टी इक्वल टू है के इंटू के तो कांस्टेंट हुआ पी आर की पावर 4 अपॉन ईटा इंटू एल। ये आता है। अच्छा एक्सपेरिमेंट से हमें क्योंकि अब ये मैंने कहा ना आपको डायमेंशनल एनालिसिस से बताया जा रहा है तो बहुत एलिमेंट्री मेथड से बताया जा रहा है आपको क्योंकि उतनी स्टडी अभी है नहीं फ्लूइड की। तो आप केवल इतना लिख लीजिए कि जब एक्सपेरिमेंट हम करके हमने देखा है इस चीज को वेरीफाई करके तो जो के जिसको आप कर रहे हैं ये पाई/8 आता है। तो आप इतना ही लिख दीजिए ये पाई/8 है एक्सपेरिमेंटल वे में। तो फिर कैपिटल वी अपॉन टी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पाई इंटू पी इंटू आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। दिस इज पॉइसुली फॉर्मूला। किसी नैरो सिलेंडर में किस तरह से फ्लूइड मोशन होता है उस पर है ये। इसको पॉइसुली फॉर्मूला कहते हैं।
क्या समझ में आया आप लोगों को? यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में बताएंगे, और इसी के साथ इसकी थ्योरी हो जाएगी, कुछ क्वेश्चंस पे काम करेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो ये काफी है अभी। विस्कोसिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ गया या नहीं? यस सर।